हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल कॉर्नर। आज हम कक्षा 7 की हिमालय की बेटियां जो हमने पाठ पढ़ा था उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। लेख से नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो हमने पाठ पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि लेखक ने उनको प्रेयसी के रूप में, बहन के रूप में देखा है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या है। नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती हैं। लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी यानी प्रेमिका व बहन के रूप में भी देखा है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो इस पाठ में हमें बताया गया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है वो काफ़ी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। तो इनकी क्या विशेषताएं बताई हैं और क्या खासियत बताई है हमें। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली दो बड़ी नदियां हैं। यह नदियां दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित होती हैं, यानी कि हिमालय की जो बर्फ़ है जब पिघलती है तो एक एक बूंद से इन बड़ी बड़ी नदियाँ बनती हैं। इनका रूप विशाल और विराट है। प्रश्न 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? सबकी माता, जगत माता क्यों बोला है उन्होंने? नदियाँ माता के समान हैं। इनका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। नदियों के किनारे मानव ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती शुरू करी। तो नदियाँ हमारे माता समान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इनका हमारे जीवन में। और पहला जो नदियों के किनारे ही मनुष्य ने पहली अपनी बस्ती बसाई थी और खेतीबाड़ी शुरू करी थी। नदियों के जल से सिंचाई की। नदियाँ गांव और शहरों की गंदगी अपने साथ बहाकर ले जाती है, फिर भी यह हमारे लिए कल्याणकारी है। तो हमारे जो गांव और शहरों की जो जितनी भी गंदगी होती है वो पानी में अपने साथ बहाकर नदियां एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं और हमारे लिए ये कल्याणकारी है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो पाठ पढ़ते वक्त भी हमने देखा था किस किस की प्रशंसा की है। घाटियों की, नदियों की, जंगलों की। हाँ, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों की, अटकेलियों की, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, गुफाओं की, समुद्र की और वनों की प्रशंसा की है। लेख से आगे। नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ से निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें नदियों और हिमालय पे अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। तो हमें कोई भी कविता जो है वो लेनी है और उसको हमें पाठ से तुलना करके हमें उसको पाठ में उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। जो हमें जो नदियाँ दी हुई हैं इस पाठ में, उनसे हमें उनकी तुलना करनी है। तो आप ये स्वयं करेंगे। कोई भी कविता लेनी है हमें नदियों और हिमालय के ऊपर। गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। तो आपको इन सब कवियों की कविताएं पढ़नी है। गोपाल सिंह नेपाली ने कविता लिखी हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है हिमालय, और जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है हिमालय के आंगन में। तो इनकी कविताएं आपने पढ़नी है और उसकी फिर आपस में तुलना करनी है। यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? तो ये लेख जो लिखा गया था ये 1947 में लिखा गया था। तो तब से ही नदियाँ जो है वो हिमालय से निकल रही हैं, तो क्या क्या बदलाव आए हैं? सन 1947 के बाद से नदियाँ आज तक उसी प्रकार हिमालय से बहती हुई आ रही हैं, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि हुई है और प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। तो हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बढ़ गई है और पोल्यूशन जो है वो भी बढ़ गया है। यही कारण है कि नदियों का जल पहले की तरह स्वच्छ और निर्मल नहीं रहा।
तो इसी वजह से यही बदलाव आया है कि जनसंख्या बढ़ गई है, प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है, इसी वजह से नदियों का जो जल है वो पहले की तरह स्वच्छ और निर्मल साफ पानी नहीं है। अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देव आत्मा क्यों कहा है। तो इसका क्या उत्तर है, हिमालय को देव आत्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह देवताओं का निवास स्थल है। यहाँ पे देवता जो हैं वो बसते हैं, उनका निवास स्थल है, इसलिए हिमालय को देव आत्मा भी कहा गया है। अनुमान और कल्पना। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। तो लेखक ने जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उन्हें ममता भरी, प्यार भरी नज़रों से देखा है और उन्हें हिमालय की बेटियाँ कहा है। जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं उनको हिमालय की बेटियाँ कहा गया है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे और नदियों की सुरक्षा किस प्रकार से करना चाहेंगे, ये इसके बारे में हमें सुझाव लिखने हैं। हम इनसे मित्र का रिश्ता जोड़ सकते हैं, ठीक है, हम इनसे मित्र का रिश्ता जोड़ सकते हैं। जैसे कवि ने कहा है कि वो उनको बेटियां मानता है, तो यहाँ पर हम उनसे मित्र का रिश्ता नदियों से जोड़ सकते हैं। क्यों? एक सच्चे मित्र की तरह ही नदियाँ हमेशा हमारी भलाई चाहती हैं। नदियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई योजनाएं बनाई जाती हैं। नदियों की सफाई करने की व्यवस्था होनी चाहिए, इनमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए और इनका जल जो है वो दूषित मतलब गंदा नहीं करना चाहिए। तो ये सारे कार्य जो हैं इनको साफ़ सफाई करने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए ये सारे कार्य होने ज़रूरी हैं। अगला प्रश्न है, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 10-20 पंक्तियाँ लिखनी है। तो नदियों से आपको क्या लाभ होता है कि ये सिंचाई के कार्य में काम आती है और गांव और शहरों का कचरा जो है, जो गंदगी है, वो अपने साथ बहा कर ले जाती है। तो ये सारे इस नदियों से होने वाले जो लाभ हैं वो आपको 20 पंक्तियों में उन पर निबंध लिखना है। अगला प्रश्न, अपनी बात, भाषा की बात, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट व सुंदर बन जाता है। उदाहरण, संप्राद महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। तो ये लाइंस जो हमें दी हुई हैं, हमें इसी तरह की लाइंस जो हैं वो ढूंढनी है, पंक्तियाँ ढूंढनी है अन्य पाठों से ऐसी 5 तुलनात्मक मतलब तुलना की है यहाँ पर। जैसे संप्राद महिला यानी कि शिष्ट महिला से नदियों की तुलना की गई है, ठीक है। फिर माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में जिस प्रकार से हम खेलते हैं उसी प्रकार से हिमालय की गोद में जो है ये नदियाँ जो हैं वो खेलती हैं, ठीक है। तो हमें दूसरे पाठों से, अन्य पाठों से 5 इसी तरह के तुलना वाले जो वाक्य हैं, पंक्तियाँ हैं वो निकालनी है और उसे कक्षा में सुनाना है और उसका प्रयोग जो है वो उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। तो ये आप स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित होती हैं। निर्जीव मतलब जिनमें जान नहीं होती। तो निर्जीव वस्तुओं को अगर हम मानव संबंधी कोई नाम दे दें मनुष्य का, तो वो निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं जिनमें जान ना हो, वो भी मानो ऐसा लगता है कि वो जीवित होती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। तो हमें इसी तरह के और उदाहरण ढूंढ रहे हैं पाठ से, जिस प्रकार से जो ये 2 लाइन्स हमें दी हुई हैं, पंक्तियाँ दी हैं, उसी प्रकार से हमें और पंक्तियाँ भी ढूंढनी है, ठीक है। जैसे कि
माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियों बन के ये कैसे खेला करती हैं। तो ये जो है ये यहाँ पर ऐसे प्रयोग किए हुए हैं जहाँ पर जो निर्जीव वस्तुओं को भी, इन पंक्तियों से पता लगता है कि निर्जीव वस्तुओं को भी मानो जीवित कर दिया है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि विशेषण, यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दिया हुआ है जिसका हमें मिलान करना है पाठ के अनुसार। ठीक है, तो पहला विशेषण शब्द है संभ्रांत। इसका उत्तर क्या होगा इनमें से? जंगल, महिला, नदियाँ या आंगन। तो यहाँ पर जो है वो लेखक ने क्या बताया है? संभ्रांत महिला, चंचल नदियाँ, समतल आंगन और घना जंगल, मूसलधार वर्षा। ठीक है, तो इस प्रकार से विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। द्वंद्व समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समाज में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम या शब्दकोश शैली में लिखिए। तो द्वंद्व समाज क्या होता है? जहाँ पर दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों शब्द जो दिए हमें वो प्रधान होते हैं और शब्द जो है वो छिप जाता है। ठीक है, यहाँ पर योजक आ जाता है बीच में, योजक चिन्ह बना हुआ है ये। और शब्द जो अर्थ में हमें, जब हम उसका अर्थ निकालें, जैसे राजा रानी, इसका अर्थ निकालेंगे तो राजा और रानी आएगा, बट और शब्द जो है उसका लोप हो जाता है, छिप जाता है। तो इसी प्रकार के और शब्द हमें ढूंढने हैं, जैसे छोटी बड़ी, अर्थ ढूंढेंगे तो आएगा छोटी और बड़ी, दुबली पतली, दुबली और पतली, माँ बाप, माँ और बाप। ठीक है, अगला प्रश्न, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी, दीन, भाववाचक संज्ञा। अब क्या करना है इस प्रश्न में? नदी शब्द जैसे हमें दिया है, इसको अगर हम उल्टा करें तो दीन बन जाता है और दीन शब्द का अर्थ होता है गरीब। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 ऐसे शब्द ढूंढने हैं जब आप उस शब्द को उल्टा करें तो एक सार्थक शब्द बन जाए, मतलब सही शब्द बन जाए जिसका मीनिंग हो। और प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का हमें नाम लिखना है, जैसे कि नदी, दीन, नदी से बना दीन उल्टा करने के बाद, और दीन शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो इसी प्रकार से हमें 5 शब्द और ढूंढने हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपके लिए 3 शब्द और किए हैं, जैसे धारा, धारा का अगर हम उल्टा करें तो राधा बनेगा, और राधा शब्द जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद है राखी, राखी का अगर हम उल्टा करें तो बनेगा खीरा, और खीरा शब्द यहाँ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगला है नव, नव का हम उल्टा करेंगे तो बनेगा वन, और वन शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। छठा प्रश्न है, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन नामों के अन्य रूप लिखने हैं। सतलुज, झेलम, अजमेर, रोपड़, चिनाब, बनारस। हमें यहाँ पर ये शब्द दिए हैं तो हमें इन्हीं में से ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। सतलुज का दूसरा नाम क्या है? शतद्रु, झेलम, अजमेरू, अजमेर, विपाशा, रोपड़, वित्सता, चिनाब, रूपपुर, बनारस को बोलते हैं वाराणसी। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7, जो कि आखिरी प्रश्न है। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की और ही के प्रयोग की तरफ ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। तो हमें जो ये वाक्य दिया है, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके, तो ही शब्द का जो प्रयोग किया है वो बता रहे हैं कि इसकी तरफ ध्यान दो। और जब ही शब्द का प्रयोग हो रहा है तो ये हमें एक नेगेटिव जो है मीनिंग दे रहा है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। तो हमने यहाँ पे न लगा दिया, क्या है, न मतलब कि नहीं। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, तो कई बार जो है वो प्रश्नवाचक जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसमें नहीं का इस्तेमाल जो है वो नकारात्मक के लिए नहीं होता। क्या है, दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। अब हमें 3 वाक्य ऐसे सोचने हैं जो एक तरफ तो हमें नेगेटिव वो दे रहे हैं, अर्थ दे रहे हैं, नकारात्मक अर्थ दे रहे हैं, ही लगा हुआ है, और दूसरी तरफ उसमें नहीं लगा हुआ है जो हमें नेगेटिव मीनिंग नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ 3 वाक्य मैंने लिखे हैं। जैसे पहला वाक्य है, वह शायद ही तुम्हें पहचान सके, तो यहाँ पे ही शब्द दिया है तो नकारात्मक अर्थ दे रहा है वो, नेगेटिव। वह शायद तुम्हें ना पहचान सके, अब यहाँ पे ना डाल दिया। ठीक है, तुम्हें कौन नहीं जानता, अब यहाँ ये क्वेश्चन है, तुम्हें हर कोई पहचानता है, तो ये पॉजिटिव तरीके से बता रहे हैं या नेगेटिव बता रहे हैं। वहाँ कौन नहीं जाना चाहेगा, वहाँ हर कोई जाना चाहेगा। ठीक है, तो जहाँ हम नई शब्द का प्रयोग भी करते हैं या ही शब्द का प्रयोग करते हैं, वहाँ नकारात्मक आ रहा है हमें, और यहाँ पर हमने उसी का पॉजिटिव सेंटेंस बना दिया कि वह शायद तुम्हें ना पहचान सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।